12 बजे थे। अमावस की रात थी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर अंधेरे में डूब चुका था। चरण सिंह नाम का एक भारतीय सिपाही अपने साथी के साथ टेंट की ओर बढ़ रहा था। ओए चरण सिंह, आज ड्यूटी का पहला दिन है ना? हाँ भाई, बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। तेरा भाई फौजी बन गया। आज पहला दिन है तेरे भाई का। दिन नहीं चरण सिंह, रात। पहली रात है तुम्हारी। रात हो या दिन, क्या फर्क पड़ता है? फौजी के लिए सब समान है। ओए चरण सिंह, ख्याल रखना, ये इलाका कुछ ठीक नहीं। ऊपर से अमावस की रात है, तुम्हें अकेले पहरा देना है। भूत वूत का चक्कर है क्या? हाँ भाई, तूने बात छेड़ी है तो बताता हूं। अमावस की रात सफेद साड़ी वाली औरत घूमती है यहां। कई फौजी भाइयों ने देखा है उसे। संभल कर रहियो। लो, आ गया टेंट, मैं चलता हूं। साथ ही अपने टेंट की ओर निकल जाता है। चरण सिंह बंदूक पकड़कर पहरा देने लगता है। रात गहरी होने लगती है। आदमखोर भेड़िए चीखने लगते हैं। मौसम बदल जाता है और मौसम का परिणाम चरण सिंह के शरीर पर पड़ता है। चरण सिंह की पलकें भारी हो जाती हैं और उसे नींद आने लगती है। ये क्या? रोज तो ऐसा नहीं होता। मुझे नींद क्यों आ रही है? अचानक पीछे से चरण सिंह की ओर कोई तेजी से बढ़ता है। चरण सिंह की पीठ पर हाथ रखता है। चरण सिंह पीछे देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसके पीछे सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। चरण सिंह कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी नजर आत्मा की नजरों में समा जाती है और चरण सिंह वश में हो जाता है। तुम्हें नींद आ रही है, सो जा। मैं सो जाता हूँ। चरण सिंह जमीन पर गिर जाता है और सो जाता है। चरण सिंह को देखकर आत्मा मुस्कुराती है और चरण सिंह को अपनी गोद में उठाकर चल पड़ती है। इधर मेजर सूर्य प्रताप को रेड अलर्ट मिल जाता है। रणजीत, सिपाही चरण सिंह को वायरलेस भेजो। बोलो अलर्ट रहे, खतरा है। हेलो चरण सिंह, सुन रहे हो? खतरा है। हेलो। चरण सिंह का वाल इस टेंट के सामने गिरा पड़ा था और आत्मा चरण सिंह को दूर लेकर जा रही थी। सर, नो रिस्पॉन्स। व्हाट? रणजीत, सोल्जर्स के साथ चरण सिंह के टेंट पहुंचो, जल्दी। ओके मेजर, कम ऑन सोल्जर्स। 20-25 सैनिक भागते हुए वैन में बैठ जाते हैं, पर वैन स्टार्ट नहीं हो पाती। अरे इमरजेंसी है, फास्ट। वैन स्टार्ट नहीं हो रही है। व्हाट? धक्का लगाओ, धक्का लगाओ, जल्दी। सोल्जर्स उतरते हैं और वैन को धक्का लगाते हैं। इधर आत्मा चरण सिंह को लेकर दूर आ पहुंचती है और जमीन पर रख देती है। चरण सिंह के टेंट पर अचानक हमला होता है। 20-25 पाकिस्तानी आतंकी फायरिंग करने लगते हैं। छलनी कर दो, एक भी हिंदुस्तानी सिपाही बच ना पाए। टेंट में देखो, सिपाही छिपा होगा। एक आतंकी टेंट में घुसता है, पर गोलियों से छलनी होता हुआ पीछे पीछे आने लगता है। सिपाही टेंट के अंदर है, फायर। टेंट पर फायरिंग शुरू हो जाती है। टेंट से भी फायरिंग होने लगती है और हाथ में बंदूक थामे फायरिंग करते करते सफेद साड़ी वाली आत्मा बाहर आती है। भागो! आतंकी भागने लगते हैं तो आत्मा बंदूक से एक एक आतंकी का पीछा करते हुए सबको मार गिराती है। सारे आतंकी मर जाते हैं। इधर रणजीत वैन में अस्वस्थ होकर चरण सिंह से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। हेलो चरण सिंह, तुम जिंदा हो? जवाब दो। शिट यार, जल्दी चलो, लगता है हमला हुआ है। आत्मा चरण सिंह को टेंट के सामने लाकर रख देती है। चरण सिंह होश में आता है तो मरे पड़े आतंकी और आत्मा को देखकर चौंक जाता है। ये सब क्या हो रहा है? बेटा, ये आतंकी थे, हमला करने आए थे। क्या आपने इन्हें मार गिराया? हाँ,
मैंने मारा है इन्हें, मुझे माफ कर दो। तुम अकेले थे, इन सब का सामना नहीं कर पाते, इसलिए मैं तुम्हें दूर ले गई और इन्हें मार दिया। आप कौन हो? मैं एक माँ की आत्मा हूँ। तुम्हारे जैसे ही मेरा बेटा फौजी बनकर देश की सेवा करते करते इधर शहीद हुआ और उधर गांव में मैं भी मर गई। मरने के बाद भूत बन गई और मैंने ठान लिया, देश के दुश्मनों को देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देखने दूंगी। तब से मैं भूत बनकर बॉर्डर पर भटक रही हूँ। मुझसे सवाल पूछे जाएंगे तो क्या जवाब दूंगा? तुम बोलोगे तो भी कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए चुप रहो। वो लोग आ गए हैं, मैं चलती हूँ। जब भी जरूरत हो इस माँ को याद करना, आ जाऊंगी। आत्मा गायब हो जाती है। रणजीत सोल्जर्स के साथ टेंट आकर देखता है तो सारे आतंकी मरे पड़े हैं। खतरा टल चुका है। चरण सिंह अकेले आतंकियों का खात्मा कर चुका है। चरण सिंह, तुम्हारी जय हो। जय करनी है तो उस माँ की करो जो माँ फौजी बेटे पैदा करती है और देश की हिफाजत करती है। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये बात है 1995 की। गोरखपुर शहर के सिटी हॉस्पिटल में सुनीता नाम की एक नर्स काम करती थी। एक रात वो हॉस्पिटल में होती है और उसकी नाइट ड्यूटी लग जाती है। वे अपने पति हेमंत को फोन करती है। हेमंत, आज मेरी नाइट ड्यूटी लगी है, मैं आज हॉस्पिटल में ही रहूंगी। खाना खा लेना और आराम से सो जाना। ठीक है सुनीता, तुम भी अपना ख्याल रखना। सुनीता फोन रखती है और देखती है कि एक इमरजेंसी केस आया है और मरीज की हालत बहुत ही खराब है। डॉक्टर महेश उस पेशेंट को आईसीयू में ले जाते हैं। सुनीता भी उनके साथ जाती है। पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है सुनीता, हम बचा नहीं पाएंगे। महेश कोशिश करते हैं लेकिन उस पेशेंट को बचा नहीं पाते। इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो सुनीता। जी डॉक्टर। महेश और सुनीता आईसीयू से चले जाते हैं। आत्मा लाश को देखकर हंस रही होती है। मृत के पिता गुस्से में महेश के केबिन में आते हैं। आप लोग हॉस्पिटल के नाम पर ऐसा अपराध कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? अरे अरे, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारे बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ और आप लोगों ने कहा कि आप उसे बचा नहीं पाए, लेकिन सच तो ये है कि आप लोगों ने ही मेरे बेटे को मारा है, उसकी दोनों किडनी निकालने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? महेश और सुनीता लाश के पास आते हैं और देखते हैं कि दोनों किडनी निकली हुई हैं। महेश बुरी तरह से डर जाता है। मैं इस हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। आत्मा उन्हें देखकर हंस रही है। अब इस हॉस्पिटल की शुरू होगी बर्बादी। हॉस्पिटल में किडनी चुराने के केसेस बढ़ने लगते हैं। इन घटनाओं के कारण हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा होता है। अखबारों में खबरें छप रही होती हैं। एक रात महेश अपने केबिन में बैठा है, तभी वहाँ सुनीता आती है। क्या हुआ डॉक्टर, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। वो वापस आ गई है सुनीता, कामनी ही है, वो मैं जानता हूँ, उसी ने किया है ये सब। कामिनी कौन? तुमने 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है ना। तुमसे पहले मुझे कामनी असिस्ट करती थी। वो एक होशियार नर्स थी, लेकिन वो एक मोहित नाम के लड़के से प्यार करती थी, जिसका हॉस्पिटल में बहुत आना जाना था। मोहित ने प्लान बनाया कि क्यों ना वो किडनी की तस्करी करे। प्यार में कामनी सही गलत भी भूल गई और मोहित के कहने पर किडनी की तस्करी करने लगी। एक दिन उसका ये सच सामने आ गया। मोहित और उसकी सारी गैंग को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कामनी किसी तरह से भाग गई और सुनने में आया कि उसने आत्महत्या कर ली। महेश सुनीता को कामिनी के बारे में बता ही रहा होता है कि कामिनी उसके सामने आ जाती है। क्यों डॉक्टर, मेरे बारे में बता रहे थे इसे? हाँ? महेश और सुनीता डर जाते हैं। तुम सबकी वजह से मुझसे मेरा प्यार छीन गया। मैं इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगी, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। जो कुछ भी हुआ उसमें
तुम्हारी गलती है। तुमने किडनी बेचने का अपराध किया, जिसकी सजा तुम्हें मिली। कामिनी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो महेश को जोर से चांटा मारती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। देर रात हॉस्पिटल में एक मरीज आता है जिसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो मरीज डॉक्टर महेश के कैबिन में आता है। इस हॉस्पिटल का इतना नाम खराब है, लेकिन क्या करूं, पेट दर्द हो रहा है और यही हॉस्पिटल घर के पास है। जल्दी से दवाई लेकर निकल जाता हूं यहाँ से। डॉक्टर, पेट में बहुत दर्द है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। मरीज देखता है कि सुनीता डॉक्टर के सिर पे दवाई लगा रही है। अरे, ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब को? वो गलती से पैर फिसल गया डॉक्टर का। आइए मैं आपका चेकअप कर देती हूँ। किडनी निकालने का वक्त आ गया है। आज एक जिंदा आदमी की किडनी निकालूंगी तो यह हॉस्पिटल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सुनीता मरीज का चेकअप कर रही होती है। तभी वो आत्मा वहाँ आ जाती है। तुम हट जाओ सुनीता, मैं भी एक नर्स हूँ, इसे मैं देखती हूँ। मरीज बुरी तरह से कांप जाता है। सुनीता मरीज के आगे खड़ी हो जाती है। नहीं, मैं इस हॉस्पिटल की और बदनामी नहीं होने दूंगी। तू रोकेगी मुझे? कामिनी सुनीता को पकड़कर धक्का दे देती है। आत्मा मरीज के पास आती है और अपनी नाखूनों को लंबा करती है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और उस आत्मा को त्रिशूल मारते हैं। वो आत्मा गायब हो जाती है। आप ठीक हो ना डॉक्टर? आज जो भी यहाँ हुआ उससे यही साबित हुआ है, इस हॉस्पिटल में जो भी कुछ हुआ वो उस आत्मा की वजह से हुआ है। मैं मीडिया को जाकर ये बात बताऊंगा। वे मीडिया के सामने जाकर स्टेटमेंट देता है और फिर से सिटी हॉस्पिटल का नाम हो जाता है। कामिनी की आत्मा का मकसद पूरा नहीं हो पाता और वो भस्म हो जाती है।